आज हम लोग बात करेंगे श्रोडिंगर का टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन के बारे में, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम श्रोडिंगर के टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन के बारे में बात करें ना, उससे पहले हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या पढ़े हैं यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है, एक बार बात कर ले। हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे थे कि हमारा वेव फंक्शन क्या है। उससे पहले हम लोग देखे कि फ्री पार्टिकल और लोकलाइज्ड पार्टिकल क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि फ्री पार्टिकल और लोकलाइज्ड पार्टिकल, सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो फ्री पार्टिकल जिस पे नेट फोर्स जीरो हो और जिस पे नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, वहां पे अगर कुछ फोर्सेस लग रहे होंगे तो उस तरह के पार्टिकल को हम लोग लोकलाइज्ड पार्टिकल बोलेंगे, या फिर वो फ्री पार्टिकल नहीं होगा ऐसा कहेंगे। इज इट क्लियर? लोकलाइज्ड पार्टिकल एक पार्टिकुलर फिक्स्ड जगह पे वो कंस्ट्रेन रहेगा, वहां पे उसके बाहर उसका वेव फंक्शन जीरो होता है। इस सारी चीजों के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अगर डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन में लिंक है, आप जहां भी देखना चाहें आप जाकर के देख सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम वेव फंक्शन के बारे में बात करें तो हमारा वेव फंक्शन क्या है, तो किसी भी पार्टिकल के साथ हमारा वेव एसोसिएटेड होता है, ऐसा डी ब्रॉय ने कहा था। ठीक ना, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस में हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी पार्टिकल से हमारा वेव एसोसिएटेड होता है, और उस वेव का वेव इक्वेशन या वेव फंक्शन हम लोगों ने पहले ही देख लिया। अगर हम उस चीज के बारे में बात करें कि जैसे कि एक प्लेन वेव है जो कि एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, तो वो कुछ इस तरह से होगा। जैसे कि यहां पे हम लिख भी रहे हैं कि प्लेन वेव मूविंग इन द एक्स डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय, क्या होगा हमारा, ये साई से रिप्रेजेंट करते हैं। साई इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर आई ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहां पे ओमेगा टी है और के एक्स है। ओमेगा क्या हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये हम लोग जानते हैं अच्छे से कि ओमेगा क्या हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और के क्या है प्रोपागेशन कांस्टेंट। ये सारा ही चीज हम लोग जानते हैं। अभी हम लोग का बेसिक काम क्या रहेगा ना, हमारा क्या है कि टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन निकालना। ठीक है ना, अगर हम टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन के बारे में बात करें या फिर वेव इक्वेशन के बारे में बात करें, श्रोडिंगर ये प्रूव किए थे, इसीलिए श्रोडिंगर्स टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन भी कहते हैं। हम लोग वन डायमेंशन में भी देखेंगे, टू डायमेंशन में देखेंगे, फ्री पार्टिकल के केस में भी देख लेंगे, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे एक एक करके। ठीक है ना, तो सबसे पहले अगर हम इसको आगे बढ़ें तो सबसे पहले हम लोग ओमेगा टी और के एक्स को एनर्जी के टर्म्स में देखेंगे, एनर्जी ऑफ फोटोन के टर्म्स में देखेंगे, और उसी के मोमेंटम के टर्म्स में देखेंगे कैसे हमारा इसका वैल्यू निकलता है। चलो देख लेते हैं। हमारा अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी की बात करें तो हमारे पास E इज इक्वल टू एच न्यू है, जो कि हम लोग जानते हैं कि E इज इक्वल टू एच न्यू हमारा किसी भी एनर्जी का फोटोन, मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन की बात करें तो वो हमारा E इज इक्वल टू एच न्यू होता है। यहां से थोड़ा और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हमारा आता है न्यू इज इक्वल टू E बाई एच। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। थोड़ा और अगर हम आगे बढ़ें तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा, इसमें हम लोग क्या किए कि ये जो पार्ट था इसमें भी 2 पाई और इधर भी 2 पाई से मल्टीप्लाई किया, सिंपली नथिंग एल्स। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे 2 पाई और 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिए, एज इट इज रह गया। ठीक है ना, अब नेक्स्ट केस में क्या करेंगे, इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट केस में क्या करेंगे, जहां पे 2 पाई था ना, 2 पाई के साथ दोनों तरफ अब टी से भी मल्टीप्लाई कर दिया। पहले 2 पाई से मल्टीप्लाई किए, फिर हम टी से मल्टीप्लाई किए, तो वहां पे 2 पाई न्यू था पहले, अब 2 पाई न्यू इंटू टी आ गया। उसके बाद 2 पाई ई बाई एच इंटू टी आ गया। बात समझ रहे हैं ना। इसके बाद थोड़ा और आगे अगर हम बढ़े तो 2 पाई न्यू को हम लोग ओमेगा टी कहते हैं, और 2 पाई ई बाई एच इंटू टी को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। यहां पे जो हमारा ओमेगा टी का वैल्यू आया है वो हमारा एनर्जी के टर्म्स में आ चुका है। इसी के बारे में बात कर रहे थे। अभी हम बोले थे ना कि के एक्स को हम मोमेंटम और ओमेगा टी को एनर्जी के टर्म्स में बात करेंगे। ओमेगा टी को क्यों एनर्जी के टर्म्स में बात करेंगे, क्योंकि एनर्जी जो है, ओमेगा जो है वो फ्रीक्वेंसी को कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है, और फ्रीक्वेंसी के कारण ही तो हमारा एनर्जी होता है ना किसी भी फोटोन का। इस कारण से इसको हम एनर्जी के टर्म्स में लिख लिए। इज इट क्लियर? और ओमेगा क्या है, 2 पाई न्यू, ये हम लोग जानते हैं। इसको इक्वेशन 2 मान लिया गया है, पहले भी हम लोग इक्वेशन 1 मान चुके थे।
ठीक है। इक्वेशन 1 क्या था? जो हमारा वेव इक्वेशन था वो हमारा इक्वेशन 1 था। ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना, कि साई इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस आई के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये हम लोग देख चुके हैं। थोड़ा और आगे बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय वेवलेंथ क्या होता है, पढ़े हुए हैं जी। लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी एक्स वाई एक्स, क्योंकि हम लोग एक्स एक्सिस में बात कर रहे हैं तो इसीलिए एक्स। थोड़ा और इसको मैनिपुलेट करेंगे, मोमेंटम के बारे में बात करेंगे तो पी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एच बाई लैम्डा। थोड़ा और अच्छे से देखेंगे तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू पी एक्स बाई एच, जहां पे एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है ना। यहां तक क्लियर हो रहा है चीजें बहुत अच्छे से, एकदम सिंपल भाषा में हम लोग चल रहे हैं, ताकि आपको कहीं भी एक एक स्टेप को हम एकदम इजी करके देख रहे हैं, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। यहां पे देखते हैं कि अगर हम क्या करें, जैसे कि हमारा 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू पी एक्स बाई एच आया था, दोनों तरफ हम 2 पाई से फिर मल्टीप्लाई किए, जैसे कि पिछला केस में किए थे ना। 2 पाई से दोनों तरफ क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। यहां भी 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिए, और 2 पाई से मल्टीप्लाई करने के बाद हम इस बार x से भी मल्टीप्लाई किए। पिछले बार t से मल्टीप्लाई किए थे, इस बार दोनों तरफ x से भी मल्टीप्लाई किए। हम लोग 1 बाई लैम्डा में 2 पाई इधर मल्टीप्लाई किए, 2 पाई इधर मल्टीप्लाई किए, देख लिए। तो 2 पाई बाई लैम्डा और 2 पाई पी एक्स बाई एच आ गया। अब इधर भी x से मल्टीप्लाई और इधर भी x से मल्टीप्लाई, देखो यहां पे x से मल्टीप्लाई, यहां भी x से मल्टीप्लाई, बोथ साइड 2 पाई x से मल्टीप्लाई कर दिए पिछले अकॉर्डिंग। तो ये हमारा एक एक स्टेप को हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं। हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे, लेकिन हम एक एक स्टेप तोड़ तोड़ के दिखा रहे ताकि आपको समझने में कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो यहां पे के एक्स इज इक्वल टू वाई के, क्योंकि 2 पाई बाई लैम्डा को हम लोग लिखते हैं के। 2 पाई बाई लैम्डा ये हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है ना, कि 2 पाई बाई लैम्डा इज आवर के which is known as propagation constant, ठीक है ना। kx is equal to px x by h by 2 पाई। ये 2 पाई को हम लोग नीचे डिवाइड कर देंगे और वो नीचे से ऊपर जाएगा तो यहां 2 पाई आ जाएगा, ठीक है ना। डिवाइड का डिवाइड होता है तो वो हमारा न्यूमरेटर में चला जाता है। ठीक उसी तरह से इसको हम नीचे लेकर के आ गए तो h by 2 पाई, इसको हम लोग h क्रॉस लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे तो यहां पे हम लोग पहले तो एक देख लेते हैं कि हमारा k क्या है। प्रोपागेशन कांस्टेंट k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा होता है और h क्रॉस इक्वल टू h बाई 2 पाई, और h क्रॉस जिसका वैल्यू h बाई 2 पाई है, जिसको हम लोग 1.054 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड भी कहते हैं। अब एक और बात, h बाई 2 पाई, 2 पाई क्या है हमारा, 2 पाई 2 इंटू 3.14 से अगर हम डिवाइड करते हैं मतलब कि हमारा 6.28 होगा। प्लैंक्स कांस्टेंट को अगर 6.28 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं यही वैल्यू आएगा। क्यों? क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 होता है, और उसको अगर हम 6 से ही डिवाइड करेंगे तो 1.054 के टर्म्स में ही आएगा, यही वैल्यू आने वाला है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखें कि हमारा h क्रॉस का वैल्यू जो होता है उसको हम लोग इस तरह से लिख लें, ठीक है ना। बेसिकली h क्रॉस इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमारा h क्रॉस को डायरेक्टली हम लोग 10 टू द माइनस 34 लिख सकते हैं। दैट्स व्हाई हम लोग h क्रॉस के बारे में बात कर रहे हैं। कैलकुलेशन इजी होता है यार, बात को समझो, ठीक ना। कैलकुलेशन हमारा आसान होता है यहां पे, इसीलिए इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप अगर हम आगे बात करें, वही kx को हम लोग इस तरह से लिखेंगे और यहां पे इक्वेशन 3 हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन 1 आया जो कि था वेव फंक्शन जो कि x एक्सिस में जा रहा था। सेकेंड इक्वेशन आया जो कि हमारा ओमेगा टी का वैल्यू था टाइम के टर्म्स में, और उसके बाद टाइम और एनर्जी के टर्म्स में, और उसके बाद kx का वैल्यू आया है जो कि मोमेंटम के टर्म्स में आया है जो कि इक्वेशन 3 है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1, 2 और 3 को यूज करके एक नया इक्वेशन बनाएंगे जो कि हमारा एनर्जी और मोमेंटम के टर्म्स में रहेगा। अभी तक हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और प्रोपगेशन कांस्टेंट के टर्म्स में हमारा इक्वेशन था, अब हमारा एनर्जी और मोमेंटम के टर्म्स में होगा। तो चलो एक बार देख लेते हैं। अब यहां पे क्या बोलते हैं, यूजिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। हमको पता है इक्वेशन 1 क्या है, हम बताते चल रहे हैं, आपको ध्यान में भी आ रहा होगा कि इक्वेशन 1 क्या है हमारा। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो इक्वेशन 1 जो था, इक्वेशन 1, 2 और 3 को अगर एक साथ यूज करेंगे तो जहां पे हमारा ओमेगा था वहां पे ई बाई एच क्रॉस, ओमेगा टी था वहां ई टी बाई एच क्रॉस हो गया, और जहां पे के एक्स था वहां पे पी एक्स बाई एच क्रॉस हो गया। बात समझ में आया? और दोनों जगह से एच क्रॉस आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है, इसको बाहर निकाला जा सकता है। देखो इसको बाहर निकालेंगे हम लोग,
ठीक है ना। तो एच क्रॉस को बाहर निकाल दिया, और यहां पे जो साई दिख रहा है ना, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? साई मतलब कि वेव फंक्शन जो है, साई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेव फंक्शन को। और ये जो वेव फंक्शन है ना हमारा, ये एक्स यानी कि एक्स एक्सेस, डायमेंशन एक्स एक्सेस और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। हम लोग वन डायमेंशनल अभी फिलहाल बात कर रहे हैं, बाद में इसको थ्री डायमेंशन में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि कैलकुलेशन आसान होगा ना। हम लोग को अपने कन्वीनियंस को देखते हुए काम करना है। तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे जी। However, in wave mechanics, we use exponential with negative sign. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जब भी हम वेव मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो हमारा जो एक्सपोनेंशियल होता है उसको हमेशा हम लोग नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं, पॉजिटिव तो लिखेंगे नहीं। तो यहां पे तो हमारा आई का वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहां पे नेगेटिव आई कर देंगे, तो हमारे पास जो नया इक्वेशन बन करके आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा कि यहां पे आई के सामने हम लोग क्या लगा दिया? नेगेटिव। तो यहां देखो आई के सामने क्या लगा दिया? नेगेटिव साइन लगा दिया ना। तो ये नेगेटिव को अंदर लेकर के जाएंगे तो ईटी माइनस और एक्सपी प्लस हो जाएगा ना। इसको आई माइनस को हम लोग क्या कर देंगे? मर्ज कर देंगे। माइनस को मर्ज करेंगे तो आई बाई एच क्रॉस तो बाहर ही रहेगा, बस ईटी नेगेटिव हो जाएगा और एक्स पी एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको एक्स पी एक्स माइनस ईटी लिखा जा सकता है, मतलब इसको पहले लिखेंगे और माइनस करके इसको बाद में लिखेंगे, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। अगर यहां पे साई एक्स टी के बारे में बात करेंगे, जहां पे हमारा वेव फंक्शन एक्स और टी पे डिपेंड कर रहा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए ई टू द पावर आई बाई एच क्रॉस एक्स पी एक्स। बोले ना ई टी हमारा माइनस के टर्म्स में चला जाएगा क्योंकि माइनस मर्ज हो चुका है इसमें। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 5 मान लिए। अब जो इक्वेशन आया है ना वो हमारा एनर्जी और मोमेंटम के टर्म्स में आया है यूजिंग वेव मैकेनिक्स, ठीक है ना। वेव मैकेनिक्स को यूज करके हमारा इस टर्म में आ चुका है। अब क्या करेंगे? अब क्या करना है? अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा आगे बात करते हैं। यहां पर हम लोग लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 5 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अगर हम डिफरेंशिएट करने के बारे में बात करें कि अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो साई एक्स टी, मतलब इसको हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड अगर हम टाइम से कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड टाइम से ही करेंगे। तो ए कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल करके आएगा वो क्या आएगा? देखो ये वाला पार्ट डिफरेंशिएट होगा, ई का पावर तो एज इट इज ये रह ही जाएगा, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ई आई बाई एच क्रॉस बाहर निकल के आएगा कांस्टेंट के तौर पे, क्योंकि टी को डिफरेंशिएट करना है। इसको आप एक बार डिफरेंशिएट करके देखिए टाइम के रेस्पेक्ट में, आपके पास ये टर्म ही आएगा। कैसे? एक बार फिर से बता दे, आप डो बाई डो टी करेंगे तो यहां पे ये सारा टर्म हमारा जीरो हो जाएगा, एक्स तो डिफरेंशिएट होगा नहीं, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन में जिससे डिफरेंशिएट करते हैं सिर्फ वही वेरिएबल रहता है, उसके अलावा जितना भी वेरिएबल है सबको एज अ कांस्टेंट हम ट्रीट करते हैं। ये हम लोग को पता है, ठीक है ना। पार्शियल डिफरेंशिएशन तो यही है जी, ठीक ना। तो यहां पे जब सॉल्व किए तो हमारे पास जो कांस्टेंट आया है दैट इज ए आई माइनस आई बाई एच क्रॉस। व्हाट इज एच क्रॉस? एच क्रॉस इज प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई, जिसका वैल्यू 10 टू द माइनस 34 होता है अप्रॉक्स 1.054, तो जस्ट मल्टीप्लाइड रहता है यार, तो 1 ही है ना, 1 इंटू 10 टू द माइनस 34, इट मींस 10 टू द माइनस 34 जूल सेकंड। तो एच क्रॉस का वैल्यू इसीलिए यूज करते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है। अब इसके बाद आगे क्या है? इसके बाद जो आगे रहेगा उसको बहुत ध्यान से समझना है बाबू, ठीक है ना। तो यहां पे ये वैल्यू तो आ गया, इसको हम लोग थोड़ा और आगे देखेंगे। अच्छा, ए इंटू इस पार्ट को तो साई लिख सकते हैं, ए इंटू दिस पार्ट तो साई हो जाएगा। तो देखो साई, डो साई बाई डो टी इक्वल टू माइनस आई बाई एच क्रॉस ई साई। इसको हम साई लिखे, क्यों साई लिखे? क्योंकि ए इंटू ई टू दी पावर वाला जो टर्म है ये क्या है? हमारा साई ही है। दिख रहा है इक्वेशन 5 में? इस पार्ट को, इक्वेशन 5 जो आप देख रहे हैं, इसको साई लिखा जा सकता है। इसको बहुत ध्यान से दिमाग में बैठा करके रखो कि इसका वैल्यू साई है, इसीलिए यहां पे साई लिखा गया है, क्योंकि ए और ये वाला पार्ट यही ना है, ए इंटू ये वाला पार्ट साई ही है, इसलिए साई लिख दिए, और ये वाला पार्ट हमारा ऐसा आ गया कुछ। तो डो साई बाई डो टी हमारा आ गया है, ठीक है ना। इसको हम आगे जाकर के, अच्छा यहां पे आगे जाकर के अगर हम बात करेंगे तो ई साई इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस आई डो साई बाई डो टी। इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख दिए। ई का वैल्यू ई साई इंटू हम लोग इसको ऐसे लिख दिए, इक्वेशन 6 लिख दिए, ठीक है ना। क्या लिख दिए? इक्वेशन नंबर 6। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़े तो हमारे पास जो आया अब आगे बढ़ के क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो यहां पे पहले से लिखा हुआ था अगेन डिफरेंशिएटिंग एक्स विद रिस्पेक्ट, 2 बार हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहला डिफरेंशिएशन अगर हम करें एक्स के रिस्पेक्ट में साई को, जो कि साई हमारा इक्वेशन 5 था,
तो ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा। तो ये पार्ट डिफरेंशिएट होगा, ये तो डिफरेंशिएट होगा नहीं, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो डिफरेंशिएट करने के बाद जो हमारे पास कांस्टेंट बाहर निकलेगा I बाई एच क्रॉस पी एक्स बाहर निकलेगा, तो ये बाहर निकल गया जी, ठीक है ना। ये वैल्यू आया हमारा। इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब इस पार्ट को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास डो टू साई बाई डो एक्स स्क्वायर आएगा, और यहां पे आई पी एक्स बाई एच क्रॉस फिर से बाहर निकलेगा, तो यहां आई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पहले से एक आई था, उसे दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो कांस्टेंट दोबारा निकलेगा तो हमारा ये वैल्यू आ गया। तो आई स्क्वायर को हम लोग -1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। आई स्क्वायर को -1 लिखेंगे, और यहां पे पी एक्स स्क्वायर बाई एच क्रॉस, और इस पूरे पार्ट को साई लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 से हम लोग जान रहे हैं। तो और इसको थोड़ा और अच्छे से जब हम लिखें तो पी एक्स स्क्वायर साई को हम लोग ये फॉर्म लिख सकते हैं। अच्छा, हम लोग ई साई का वैल्यू निकाल लिए और पी स्क्वायर साई का वैल्यू निकाल लिए। क्यों? क्योंकि आगे जाकर के हम लोग को पता चलेगा ई साई कुछ और नहीं हमारा एनर्जी ऑपरेटर को बता रहा है, और पी स्क्वायर साई कुछ और नहीं मोमेंटम के स्क्वायर का ऑपरेटर को बता रहा है। सिंपल, नथिंग एल्स, ठीक है ना। यही आगे जाकर के देखेंगे भी हम लोग, ठीक है। तो पी स्क्वायर का टर्म्स में हमारा ये आ गया, और हमारा उधर एनर्जी भी आ गया, ठीक है। 6-7 इक्वेशन नंबर आपको ध्यान में है। तो थोड़ा और आगे अगर हम बढ़ते हैं, अब बोला जाता है व्हेन पार्टिकल इज नॉट फ्री। अगर पार्टिकल फ्री नहीं है, इट मींस उस पर फोर्स तो लगेगा भैया, एंड इट इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स। ऑब्वियस सी बात है कि अगर फ्री नहीं है तो फोर्स लगेगा। इट्स टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो कि हाफ एम बी स्क्वायर है, एंड पोटेंशियल एनर्जी भी, ठीक है। जो टोटल एनर्जी होगा उसको हम लोग सीधा सीधी E इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर प्लस भी लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते क्या? जानते हैं हम लोग, बिल्कुल लिखेंगे। अच्छा, इसको मोमेंटम के टर्म्स में लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी को हम किसके टर्म्स में लिखेंगे? मोमेंटम के टर्म्स में। अब बोलोगे कैसे? मोमेंटम के टर्म्स में कैसे लिख देंगे? देखो बाबू, यहां पे m से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी m से डिवाइड करेंगे, तो m स्क्वायर भी स्क्वायर बाई m स्क्वायर भी स्क्वायर बाई m स्क्वायर भी स्क्वायर हमारा p स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि मोमेंटम बाई 2m, तो p स्क्वायर बाई 2m हो जाएगा। देखो, अगर हम px इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, देन E इज इक्वल टू px स्क्वायर बाई 2m प्लस v। ये इक्वेशन नंबर 8। एनर्जी को हम लोग मोमेंटम के टर्म्स में लिख दिए, मतलब काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के टर्म्स में लिख दिए, ठीक है ना। तो टोटल एनर्जी का हमारा जो इक्वेशन आया कुछ इस तरह से आया, ठीक है ना। अब ये वैल्यू, अब इसीलिए हम लोग इक्वेशन नंबर 7 में पी एक्स स्क्वायर साई निकाले थे। क्यों? समझ में आया ना? अब पूरा सिचुएशन क्लियर हो रहा है। अब क्या करेंगे? इक्वेशन 8 में दोनों तरफ साई से मल्टीप्लाई करना है। चलो देखते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय साई, पिछला इक्वेशन ध्यान में है, उसमें दोनों तरफ जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर 2m प्लस भी जो था दोनों में साई मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारा कुछ इस तरह से फॉर्म आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या है, ई साई का वैल्यू हमारा इक्वेशन नंबर 6 से आया था, ध्यान में होगा। इक्वेशन नंबर 6 से ई साई का वैल्यू आया था, और पी स्क्वायर साई का वैल्यू हमारा इक्वेशन नंबर 7 से आया था। कहां से आया था? 7 से, ध्यान रखना, ठीक है। जो कि दोनों ही स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, ऐसी बात नहीं है, दोनों ही क्या है, स्क्रीन पे दिख रहा है। अब क्या है, थोड़ा और आगे अगर हम बढ़ें तो उसका वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे यूजिंग इक्वेशन 6, 7 एंड 9। वी हैव, क्या होगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डो टू साई बाई डो एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। डो टू साई बाई डो एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये वाला वैल्यू हमारा किसका हुआ करता था? ये वैल्यू जो डो टू साई बाई डो एक्स स्क्वायर की बात कर रहे हैं, ये हमारा पी एक्स स्क्वायर का वैल्यू होगा, ठीक है ना। इसका जो वैल्यू होने वाला है उसको हम लोग यहां पे पुट कर दिए। पी स्क्वायर साई का वैल्यू यहां पे हम लोग पुट कर दिए, और डिवाइडेड बाय 2m एज इट इज रह गया, ठीक है ना। अब यहां पे वी साई है बाबू, वी साई को तो एज इट इज रखना है, और ई साई का वैल्यू भी हमारा इक्वेशन 6 से था, उसको हम लोग यहां पुट कर दिए। अब थोड़ा और आगे बात करें तो इसको कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है। देखो, ये वाला जो टर्म है यहां पे आई स्क्वायर लिख देंगे, नेगेटिव को आई स्क्वायर लिखेंगे, एक आई कट जाएगा तो आई एच क्रॉस आ जाएगा। ये आई एच क्रॉस आया कैसे? नेगेटिव को आई स्क्वायर लिखो, एक आई काट दो, आई ऊपर आ जाएगा। बात समझे? सिंपली ये क्वेश्चन नंबर 10 आ गया हमारे पास। ये 1 डायमेंशनल के फॉर्म में आया है। तो यहां पे एज साई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी वी कैन राइट। अब देखो, एक बात तो तय है कि साई हमारा एक्स और टी का ही फंक्शन था, 1 डायमेंशन में बात कर रहे थे। तो हमारा नेगेटिव एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डो टू साई बाई डो एक्स स्क्वायर साई एक्स टी। वाई साई एक्स टी? साई इज अ फंक्शन ऑफ बोथ एक्स एंड टी टाइम। वी साई एक्स टी, आई एच क्रॉस डो बाई डो टी साई एक्स टी।
इसको इक्वेशन नंबर 11 मान लेंगे। और यही श्रोडिंगर का, ठीक ना, श्रोडिंगर का वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है। ये क्या है हमारा? श्रोडिंगर का वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है, ये ध्यान में रखना है। अब अगर हम थ्री डायमेंशनल वेव इक्वेशन के बारे में बात करें तो थ्री डायमेंशनल वेव इक्वेशन इज गिवन बाय, कैसे हो जाएगा? देखो तो इसको कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसको कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे, मतलब दो टू, यहां पे एक्स स्क्वायर था, वन डायमेंशन था, थ्री डायमेंशन में तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तीनों आ जाएगा, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख दिए, ठीक है ना। नेगेटिव एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डो टू साई बाय डो एक्स स्क्वायर डो टू साई बाय डो वाई स्क्वायर डो टू साई बाय डो जेड स्क्वायर प्लस वी साई विच इज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डो साई बाय डो टी। क्लियर? अब यहां पे ये जो पार्ट है ध्यान से देखना, डो टू बाई डो एक्स स्क्वायर और डो बाई डो वाई स्क्वायर डो टू बाई डो जेड स्क्वायर को हम लोग डेल स्क्वायर सीधा सीधे लिखते हैं, ठीक ना। डेल ऑपरेटर भी कहते हैं इसको, डेल स्क्वायर भी लिखते हैं। साई हमारा यहां पे आ गया, इसको हम लोग एज इट इज इस फॉर्म में लिख दिए। यही जो आया हमारा, ठीक ना, थ्री डायमेंशनल वेव इक्वेशन का टर्म्स में है। लेकिन अगर हम फ्री पार्टिकल के बारे में बात करें तो अभी तक तो हमारा जो था वो फ्री पार्टिकल नहीं था, उसके लिए हमारा वेव इक्वेशन निकल करके आया। अब अगर हम फ्री पार्टिकल के बारे में बात करें तो फोर्स तो जीरो, फोर्स जीरो, इसका मतलब क्या? भी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, ठीक ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स का हमारा एक फॉर्मूला होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा यहां पे लिख देते हैं आपको, ठीक है ना। तो F मतलब कि डेल्टा, नेगेटिव डेल्टा F इज इक्वल टू, उल्टा लिख दिया, सॉरी, नेगेटिव डेल्टा भी, ओह सॉरी, हाँ, नेगेटिव डेल्टा भी इक्वल टू होता है हमारा F। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कुछ इस टर्म्स में लिखते हैं, ये ध्यान में रखना। अब एक बात बताओ, F अगर जीरो हुआ तो V तो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। F अगर जीरो है तो V तो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। इस बात को समझना है। क्यों? क्योंकि F हमारा जीरो आया है तो V भी हमारा क्या है, मान के चल रहे जीरो है, ठीक ना। ये ध्यान चलिए, हमारा पोटेंशियल एनर्जी का टर्म्स हो गया। हाँ, जरूरी नहीं है भी हमारा कांस्टेंट भी हो सकता है, लेकिन यहां पे हम मान के चल रहे कि फोर्स जीरो है, इसका मतलब हमारा ये वैल्यू भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब थोड़ा और आगे बात करते हैं, तो फॉर वन डायमेंशन के बारे में बात करेंगे तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से निकल करके आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे भी साई आ रहा था, वो वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा और आगे बात करेंगे तो दिस इज श्रोडिंगर्स वन डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन, ये हमारा निकल करके आया। जब हम फ्री पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं तो फ्री पार्टिकल के केस में जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया है, उसके केस में जो बात की है वो हमारा वन डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन निकल करके आया। अगर हम थ्री डायमेंशन के बारे में बात करें तो थ्री डायमेंशन टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन जो होगा हमारा, वो हमारा डेल स्क्वायर साई नेगेटिव आई क्रॉस डो साई बाय डो टी। यहां पे डेल स्क्वायर का वैल्यू क्या है वो एक बार देख लीजिए। डेल स्क्वायर इज इक्वल टू डो टू बाई डो एक्स स्क्वायर डो टू बाई डो वाई स्क्वायर और डो टू बाई डो जेड स्क्वायर, ठीक है। ये सिंपल, ठीक है ना, कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा और आगे अगर हम बात करें श्रोडिंगर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ये हैमिल्टोनियन क्या है? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि सम है हमारा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, सीधा सीधी बात, ठीक है। तो थोड़ा और आगे हम बात करें, फ्रॉम द श्रोडिंगर्स टाइम डिपेंडेंट 3D वेव इक्वेशन वी हैव, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है, जो कि हमारा फ्री पार्टिकल के लिए नहीं है, ये नॉर्मल पार्टिकल के लिए है, ठीक है ना। फ्री पार्टिकल के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं कि जब भी हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का बात करेंगे तो फ्री पार्टिकल की बात नहीं करेंगे। हम पहले भी इक्वेशंस के बारे में बात की, वो भी हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन था, लेकिन फ्री पार्टिकल के केस में श्रोडिंगर वन डायमेंशन और थ्री डायमेंशन के बारे में बात कर लिए, ठीक है ना। तो बेसिकली ये वाला जो पार्ट है ये हमारा श्रोडिंगर का ही इक्वेशन है, ठीक है ना। श्रोडिंगर का इक्वेशन है आई एच क्रॉस डो साई बाय डो टी, ये हमारा वैल्यू है। अब यहां पे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो यहां पे क्या करते हैं, साई को कॉमन निकाल लिया। साई को क्या किया, कॉमन निकालिए। बेसिकली ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ना, दिस इज आवर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये जब साई पे ऑपरेट करता है तो इस पूरे ऑपरेटर को, मतलब कि ये हमारा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। इस सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर को हम लोग, ये तो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर है, दोनों ऑपरेटर को एक साथ ऑपरेट करेंगे किस पे, साई पे, तो इस पूरे को हम लोग हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहेंगे, ठीक है ना। और आई एच क्रॉस डो बाई डो टी हमारा एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑपरेटर हो जाएगा, ई,
ये क्या हो जाएगा हमारा ई, ये हम लोग जानते हैं आई एच क्रॉस डो बाई डो टी, इक्वेशन नंबर 6 से हम लोग जानते हैं कि ये ई है, ठीक है। तो थोड़ा और आगे बढ़ें तो एच साई इज इक्वल टू ई साई, इसका मतलब ये हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर और ई साई हमारा ये टोटल एनर्जी ऑपरेटर, ठीक है ना। तो यहां पे देखते हैं एच जो है जिसको हम लोग हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है ना, वो हमारा टी प्लस बी है जो कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को बता रहा है, और टी का वैल्यू हमारा ये है और भी का वैल्यू हमारा ये है। E इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डो बाई डो टी है, इसके बारे में हम लोग अभी भी बात कर लिए, ये हमारा टोटल एनर्जी को बता रहा है, इसीलिए इसको हम लोग एनर्जी ऑपरेटर भी कहते हैं। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं दिस इज आवर एनर्जी ऑपरेटर, मतलब कि इस हैमिल्टोनियन फॉर्म से हम लोग ऑपरेटर के बारे में थोड़ा सा सीख लिए, ठीक है ना। श्रोडिंगर का इक्वेशंस तो देखे ही, साथ ही साथ श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन को हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो भी देख लिए। ये जो हमारा ऑपरेटर है इसको हम लोग हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलेंगे जो कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में है, और जो हमारा ये एनर्जी है इसको हम लोग एनर्जी ऑपरेटर बोलेंगे जिसको हम लोग आई एच क्रॉस डो बाई डो टी कहते हैं। बहुत ध्यान से एनर्जी ऑपरेटर को देख लो और बहुत ध्यान से हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को भी देख लो, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको ये सारा चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आज के लिए हमारा ये सेशन यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। ये वीडियो अगर आपको सही में लगा कि नहीं कुछ काम का वीडियो है, ये आपको बहुत हेल्प किया समझने में पूरे डेरिवेशन को, तो एक बार आप जाकर के लाइक तो लगा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह के और भी वीडियोस मिलते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।